हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफिस स्टडी में। तो आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आए हैं DT-SSB TGT पोस्ट के लिए। जो बच्चे जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो आपका 14 है। आप प्रीवियस 13 टोटल 13 प्रैक्टिस सेट आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट और अच्छे क्वेश्चन लेकर आते रहे, ताकि आप ये एग्ज़ाम में जो भी आपने अपॉर्चुनिटी है आपकी, वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर पाएँ और अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य जानकारी से। प्रथम क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। जो पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इनमें से कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी, ना ही लकड़ी, ना ही पवन और ना ही यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? यानी आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? यानी आपको ये बताना है जो भारतीय संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन सी अनुसूची है जो भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? आपको बताना है जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन 4 ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, मेघालय या मिजोरम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत अनुपात है सर्वाधिक है, किस राज्य में है आपको ये बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है जो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रीय महिला आयोग हैं उसके अध्यक्ष कौन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ममता शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? मुगल और राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1527 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी थी वो कब प्रारंभ की थी आपको ये बताना है। तो कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ था, उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, उस वक्त पर कौन थे भारत के प्रथम गृह मंत्री? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 से 1969 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे? यानी कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे 1967 से लेकर 1969 की अवधि तक में भारत के राष्ट्रपति रहे? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? यानी जो इन 4 ऑप्शन में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? यानी पृथ्वी जो घूर्णन करती है, जो घूमती है पृथ्वी, उसके क्या परिणाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपको ये बताना है इन चार में से भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो किस देश के साथ नहीं है? श्रीलंका के साथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताएं, जो तिब्बत है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो भारतीय मुद्रा है उसके 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते थे या होते हैं? क्योंकि खैर अभी तो 1 रुपये का नोट नहीं बनता है, लेकिन जब 1 रुपये का नोट चलता था तो उसमें किसके हस्ताक्षर होते थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। जो भारत के संविधान है उसमें लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है? 552। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? या आपको ये बताना है इन चार में से किस राज्य या अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली में क्या है, उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, निम्नलिखित में से बेमेल छाटिए, यानी निम्नलिखित में से जो बेमेल है उन्हें आपको छाटना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर, यानी निम्नलिखित में से इन 4, ये जो 4 ऑप्शन है सिर्फ इसमें आपको तुलना करनी है और ये बताना है कि किसका भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी जो उसका ज़मीनी भू क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश था? जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हिंदी वाले सेशन पर। 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से हो गए हैं। अब 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे हिंदी के सेशन से लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, जो अव्ययी शब्द 2 पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा गया है? यानी जो अव्ययी शब्द 2 पदों को, 2 पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुच्चय बोधक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, 2 शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? यानी जो 2 शब्दों को बनने के बाद, 2 शब्दों को जोड़ के बनाने के बाद जो तीसरा शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, आपका समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, चपल शब्द का उचित विलोम चुनिए। आपको इसका विलोम शब्द बताना है, किसका? चपल का। चपल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? गंभीर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। जो प्रिय विशेषण है इसके साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4, बैरी। क्यों? जैसे हम लिखते हैं प्रिय विषय, हमारा प्रिय विषय, प्रिय कवि या प्रिय मित्र, पर हम ऐसे बैरी प्रिय ऐसे नहीं करते, तो क्या नहीं है? बैरी। तो नहीं का आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपको ये बताना है इन चार में जो ये वाक्य दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, किस वाक्य में इनमें से सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो आपको वो वाक्य छांटना है। तो किस में हुआ है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को, तो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ऐसे नहीं बोलते हैं, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। ठीक है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये बिल्कुल बात सही कही गई है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये गलत है, यानी अशुद्ध प्रयोग किया गया है। तो अशुद्ध का प्रयोग किया गया है तो किस में किया गया, ऑप्शन नंबर 3 में किया गया। तो यहाँ पे 65 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 से आपका, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है, संप्रदान कारक में नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं का आंसर नहीं, कि किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, संप्रदान कारक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। आपको बताना है कि इन वाक्यों में से, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया है जो अनुकरणात्मक नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, झुटलाना। ठीक है, फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना और झुटलाना तो कर्णात्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में यानी इन चार में से प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, आपको वो बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। ठीक है, वह खाता है, मोहन घर गया, गाय चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रेरणार्थक किससे है, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, तुमने मुझे पुस्तक दी, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी वाक्यों में क्रियाओं का युग्म है। यानी आपको ये बताना है कि तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, ये दो वाक्य हैं, इन वाक्यों में क्रियाओं का युग्म क्या रहेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्विक्रमक और सकर्मक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। आपको बताना है किस समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास में, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया भेद बताइए। अब आपको यहाँ पे क्रिया का भेद बताना है कि यहाँ पे कौन सा क्रिया यूज़ हो रही है, उसका भेद कौन सा है। तो पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। अब यहाँ पे आपको वाक्यांश दे दिया, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्यों के लिए एक शब्द जो होता है जिसकी उपमा ना दी जा सके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अनुपम, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा कि जिसकी उपमा ना दी जा सके वो कौन कहलाते हैं, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, समुद्र शब्द का प्रायवाची समूह पहचानिए। यानी जो समुद्र के जो प्रायवाची हैं आपको वो सारे बताने हैं। ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदधि, जलधि, नदीश, सिंधु, पारावार। ये क्या है, समुद्र के ही सारे प्रायवाची हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानिए। आपको स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सु जमा आगत, स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। आपको हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना
आपको डिक्शनरी के हिसाब से लिखना है। ये हिंदी शब्दकोश है, हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से बताना है। ऐसे इंग्लिश में आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से बताना होता है कि कौन सा लेटर पहले आएगा, मतलब कौन सा वर्ड है जो पहले आएगा। ठीक है, एक से वर्ड दे दिए जाते हैं, फिर आपको ये पहचानना होता है कि कौन सा लेटर आता है, कौन सा नहीं आता है डिक्शनरी के अनुसार। ऐसे हिंदी शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है, तो आपको सही क्रम बताना है। देखिए सारे ही शब्द सा से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सारे ही शब्द सा से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सा के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ना। ठीक है, सा के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, सन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सा के बाद ना, फिर आ रहा है ता। फिर और शब्दों में देखिए क्या आ रहा है, सा के बाद आ रहा है का, फिर इसके बाद आ रहा है सा के बाद चा, फिर सा के बाद शा। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले यह सा के साथ क्या आ रहा है, आधा ना है, पूरा ना नहीं है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा शब्द संतान। तो संतान किस किस में, ये दोनों तो बिल्कुल कट हो गए, तो संतान पहले और दूसरे में। फिर आपके बाद आएगा सा तो है ही सब में। फिर शब्दकोश में आ अनार से लेकर, तो सबसे पहले चा बाद में आता है और ये क्षत्रिय भी बाद में आता है, का पहले आता है, तो आपका आएगा सकल। तो पहले में भी संतान और सकल, चौथे ऑप्शन में भी संतान और सकल दिया गया है। फिर उसके बाद आता है आपका सक्षम। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे, अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देंगे, चा लिख कर आ जाएंगे, लेकिन सक्षम, अब ये वर्ड जो है क्षत्रिय, वो का, आधा का और आधा शा से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सक्षम, तो यहाँ पर आएगा आपका सक्षम, फिर आएगा आपका सचल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के शब्दकोश को जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे आपके अनुच्छेद से आपके क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपका अनुच्छेद अलग होता है और आपको उसको पढ़कर आंसर करने होते हैं, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड। आपको जो करेक्टली स्पेल्ड है वो बताना है। तो कम्युनिकेशन, 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 तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। कम्युनिकेशन की स्पेलिंग होती है COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका बिजनेस, बिजनेस BUSIN है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बिजनेस के स्पेलिंग होते हैं BUSINESS, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इजी से पूछी गई थी स्पेलिंग। आगे पूछते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच हैज़ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल, यानी आपको ऑप्शन में वो वर्ड चूज़ करना है जो इसका सिमिलर मीनिंग हो, यानी सिनोनिम आपको चूज़ करना है। इनफ्रिंज का आपको सिनोनिम चूज़ करना है, तो 83 इनफ्रिंज, ऑप्शन नंबर 83 इनफ्रिंज। इनफ्रिंज का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, वायलेट, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कॉन्टीजियस, इसका सिनोनिम आपको बताना है, कॉन्टीजियस, तो कॉन्टीजियस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 टचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका क्लोज्ड, क्लोज का क्या होता है, क्लियर, शट या फिनिश्ड, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्लोज होता है शट। ठीक है, शट करना भी होता है बंद करना, क्लोज का मतलब भी होता है बंद करना। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फॉर ईच क्वेश्चन फॉर और प्रोबेबल आंसर बीइंग नंबर 1 2 3 4 एंड गिवन only one of these is correct, you have to choose the correct answer, आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़कर आपको आंसर करने हैं। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 93 क्या कहता है, द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 पार्ट इन ईच सेंटेंस इज रॉन्ग, यू हैव टू फाइंड इट, यानी आपको क्वेश्चन में पार्ट दिए गए हैं अलग अलग, जो पार्ट में गलती है आपको वो पार्ट चूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में है दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, तो यहाँ पर आपका जो गलती है आपको वो चूज़ करनी है। दिस इज़ एन ग्रेट आइडिया, दिस इज़ एन ग्रेट आइडिया, तो एन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका आई हैव सो द सर्कस, आई हैव
सो द सर्कस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो आई सो द सर्कस, ठीक है, तो आई हैव सो द सर्कस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, राजा लव हिज मदर, राजा लव हिज मदर। तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, राजा लव हिज मदर। तो यहाँ पे लव नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिर 94 से 96 से, सिलेक्ट द सुइटेबल वर्ड टू फिलिंग द ब्लैंक। तो आपको यहाँ पे सुइटेबल वर्ड चूज करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, आई पोर्ड द मिल्क डैश द ग्लास, आई पोर्ड द मिल्क डैश द ग्लास। तो क्या आएगा, आई पोर्ड द मिल्क इन द ग्लास, ठीक है, आई पोर्ड द मिल्क, आई पोर्ड द मिल्क इन टू द ग्लास। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, आई पोर्ड द मिल्क इन टू द ग्लास। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, आई मेट हर डैश द जंक्शन, आई मेट हर डैश द जंक्शन, आई मेट हर एट द जंक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, आई टेस्टेड डैश आइसक्रीम टुडे, आई टेस्टेड डैश आइसक्रीम टुडे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आई टेस्टेड एन आइसक्रीम टुडे। तो एन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 97 से 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना। आई थॉट आई शुड, आई थॉट आई शुड। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3, शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, आई थॉट आई शुड या शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे, आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इन शिमला फॉर 10 डेज, ठीक है, आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे इन शिमला फॉर 10 डेज। फॉर 10 इन शिमला डेज बिल्कुल गलत है, इन डेज फॉर 10 शिमला, इन शिमला फॉर 10 डेज। Given below are 4 sentences marked as 1, 2, 3. Find the correct order to these sentences. Make paragraph. आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, उसे मार्क किया गया है। अब आपको करेक्ट पैराग्राफ बनाना है इनको चूज करके, ठीक है। तो 99 क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 3, 2, 1, 4। तो ये हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1, फिर 2 पे आएगा 2, फिर 1 पे आएगा 3 और 4 पे आएगा 4। तो आपको कैसे बनेगा ये, पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3, टोर्टोइज इज़ अ स्ट्रेंज एनिमल। फिर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ही कैरीज हिज हाउस विद हिम। फिर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इफ़ ही इज़ हर्ट। फिर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ही ड्रॉज हिज हेड इनटू हिज हाउस। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 100, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 एंड देन 4। तो कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर पहले 3 पे आएगा 1, ठीक है, सबसे पहले आएगा म्यूजिक इज़ एन आर्ट। फिर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इन एंटरटेन्स अस एंड गिव्स अस प्लेजर। फिर आएगा ऑप्शन नंबर 2, विदाउट इट लाइफ इज़ इनकम्प्लीट। फिर आएगा ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। तो ये ऐसे आपका ये ऑर्डर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो यहाँ पर आपकी ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी चैनल को मत भूलिएगा। ऐसे ही आपके लिए जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए हम यहाँ पर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है, और चैनल्स आपसे चार्जेस पे करवाते हैं, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बस आके आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगे, और यहाँ पर आके आपको बस वीडियो देखना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।